नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगर राजस्थान सरकार वेदांता के CSR इनिशिएटिव कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हमने अपना चैप्टर जो है 39 ख़त्म किया था, जिसमें कि हमने क्या पढ़ा था, प्रतिरक्षा तंत्र पढ़ा था। और उस प्रतिरक्षा तंत्र में हमने क्या चीज़ देखी थी कि ये देखा था कि किस तरह से हमारा शरीर जो है वो रोग जनकों से सुरक्षित रह सकता है ना। 2 तरह की प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ा था। अब कुछ ऐसे हमारे जीवाणु, कीटाणु, रोगाणु होते हैं जो हमें बीमार कर देते हैं, है ना। तो मानव के कुछ रोगों के बारे में, है ना, अब हम नए चैप्टर में पढ़ना शुरू करेंगे, जो है हमारा अध्याय 40। और इसमें हम मानव के प्रमुख और सामान्य रोग जो हैं, सामान्य रूप से जो हो जाते हैं, और कुछ इम्पॉर्टेंट रोग जो होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, मानव के प्रमुख एवं सामान्य रोग हमने इस तरह से लिखे हुए हैं, है ना। और आपको क्या करना है, आपको जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठना है, जिससे कि आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो नोट डाउन करते जाइए। तो चलिए हम शुरू करते हैं मानव के प्रमुख एवं सामान्य रोगों की चर्चा। तो स्वस्थ मनुष्य हम किसको कहते हैं? स्वस्थ मनुष्य कहते हैं जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से, यानी तीनों तरह से जो स्वस्थ होता है वो स्वस्थ मनुष्य कहलाता है। मानसिक रूप से यानी उसका जो मेंटल कंडीशन है ना, मानसिक स्वास्थ्य है वो सही है। शारीरिक रूप से यानी उसके शरीर का स्वास्थ्य जो है वो सही रहे। और साथ ही सामाजिक स्वास्थ्य यानी कि उसको समाज में क्योंकि हमने शुरू से, बचपन से पढ़ा हुआ है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना, हम समाज में रहते हैं। तो समाज की बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको वो मैनेज करके चले, वो उस पर इफ़ेक्ट ना डालें, है ना। तो वो क्या है, वो सामाजिक स्वास्थ्य है। यानी वो समाज में भी अपना जो प्रेजेंटेशन दे वो बहुत बेहतर इंसान के रूप में दे। और यहाँ पर स्वास्थ्य से तात्पर्य क्या है? जीव का आयु, आनुवांशिकी व लिंग के अनुसार शारीरिक कारकीय क्षमता में निपुणता। ठीक है, शारीरिकी यानी शरीर आपसे बात की जो, फिर उसके बाद कार्यकीय क्षमता में निपुणता, यानी जो कार्य किया जा रहा है वो बहुत सक्षम रूप से वो कर सकता है, यानी उसका जो काम है वो अच्छी तरह से वो करे। और फिर संक्रामकता से लड़ने की क्षमता, जो बात हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, यानी कि उसकी जो प्रतिरक्षी तंत्र है, उसका जो प्रतिरक्षी तंत्र है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। ठीक है, मानसिक परिपक्वता, ठीक है, वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो, परिपक्व हो, यानी उसके जो सोच है वो अच्छी होनी चाहिए। वो इस तरह से अच्छी होनी चाहिए कि वो अपने हर रिश्तों में, हर समाज में, है ना, अपने जो कार्यस्थल है वहाँ पर, अपने घर में, सब जगह वो सामंजस्य जो है बिठा करके चल सके। सामाजिक जीवों में स्वस्थ सामाजिक क्रियाओं का निष्पादन कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर बात आ गई वहीं पर शारीरिक संपुष्टता, मानसिक व सामाजिक पुष्टता की एक अवस्था है। जो स्वस्थ चीज़ की जब हम बात करते हैं, जब हम किसी स्वस्थ के बारे में बात करते हैं, तो हम इन तीनों चीज़ों को उसमें इंक्लूड करते हैं। प्राकृतिक एवं प्रदूषण युक्त जो वातावरण है उसमें इसकी संभावना काफ़ी कम रहती है। आप जानते हैं वर्तमान का जो लाइफ स्टाइल है उसके कारण क्या हो गया है, प्रदूषण बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया है। और उस प्रदूषण के बढ़ने से जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र है वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गया है ना। अभी भी वर्तमान में जो बीमारियां चल रही हैं उसके दौरान भी ये बात बोली जा रही है बार बार कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, यानी अपने प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करिए। ठीक है, तो प्राकृतिक एवं प्रदूषण मुक्त वातावरण में इसकी संभावना काफ़ी रहती है। लेकिन औद्योगिकीकरण के कारण मानव का आवासीय पर्यावरण काफ़ी प्रदूषित होने लगा है। और साथ में इसका और क्या कारण है कि जनसंख्या की जो है बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि हो रही है ना। तो शहरी जनसंख्या की बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि होने से क्या हो रहा है, वृद्धि होने से जो है गंदगी बढ़ रही है, और साथ ही क्या बढ़ रही है, बीमारियां भी जो हैं वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की मान्यता के अनुसार जब जीव शरीर के सभी अंग प्रत्यंग आपस में व बाह्य वातावरण के साथ उचित व वांछित संतुलन बनाए रखते हुए सही रूप से कार्य करते हो
तो ऐसी स्थिति में शरीर स्वस्थ या निरोग कहलाता है। तो आप समझ रहे हैं इस बात को कि स्वस्थ शरीर, उन्होंने WHO ने स्वस्थ शरीर की जो परिभाषा दी है उसमें क्या कहा गया है कि वो उसके सभी अंग प्रत्यंग जो हैं वो वातावरण के साथ, कौन से वातावरण, बाह्य वातावरण और आंतरिक वातावरण, दोनों वातावरण के साथ, है ना, आपस में का मतलब आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण के साथ उचित व वांछित संतुलन बनाए रखते हुए सही रूप से कार्य करते हों, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्वस्थ शरीर या निरोग शरीर कहेंगे। यानी कोई भी उसमें इस तरह की कमी ना हो जिससे कि वो अपनी कार्य क्षमता जो है उस पर उसका असर पड़े, कार्य क्षमता पर, मानसिक स्वास्थ्य पर, शारीरिक स्वास्थ्य पर या सामाजिक स्वास्थ्य पर। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के अंग सामान्य संरचना एवं कार्य की दर्शाते हैं। वह व्यक्ति मानसिक एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ व सामान्य होता है। दूसरी तरफ एकाधिक कारणों से शरीर या शरीर के किसी भाग में सामान्य क्रियाओं में असामान्यता उत्पन्न हो जाती है। अब अगर किसी भी कारण से, चाहे बाह्य कारण आए चाहे आंतरिक कारण हो, उसके कारण अगर शरीर में कोई असामान्यता हो जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं, यानी कि ये रोगी व्यक्ति है, यानी उसको कहीं ना कहीं पर कष्ट हो रहा है, उसका स्वास्थ्य जो है वो उसका साथ नहीं दे रहा है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, रोगग्रस्त। अब रोग शरीर की वह अव्यवस्थित, अब रोग क्या है, वास्तव में अगर हम रोग की परिभाषा दी जाए तो रोग शरीर की वह अव्यवस्थित क्रिया या विकृति है जो संक्रमण, दूषित आहार, आनुवांशिकी, वातावरणीय या मानसिक असंतुलन, ये मानसिक असंतुलन के परिणाम स्वरूप होती है। तो यानी इतने सारे कारण हैं जिनके कारण जो शरीर है मानव का वो क्या हो सकता है, रोगी हो सकता है। क्या क्या बताया गया है, संक्रमण, किसी भी प्रकार का कोई अगर संक्रमण हो जाता है, कोई भी अगर जीवाणु, विषाणु, कीटाणु जो है वो अटैक करते हैं और हमारा प्रतिरक्षी तंत्र कमज़ोर हो चुका है, वो उसको संभाल नहीं पाता। यानी हमने जब पढ़ा था प्रतिरक्षी तंत्र में तो ये देखा था कि तुरंत ही हमारी जो WBCs हैं वो क्या करती हैं, सैनिक हैं, है ना, वो सेना लेकर के और आ जाती हैं उस जीवाणु, कीटाणु, रोगाणु से झगड़ने के लिए और उसको मार गिराती हैं। लेकिन अगर हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कहीं पर कमज़ोर पड़ जाता है तो ऐसे में जो रोगाणु, कीटाणु, जीवाणु हैं वो अटैक कर देते हैं और शरीर क्या हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है। साथ ही कुछ ऐसे कारक हैं, जब हमने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा था, है ना, उसमें आपने क्या पढ़ा था कि वो कैसा रोग है, आनुवांशिक रोग है। साथ में अगर लिंग गुणसूत्रों में कोई विकृति आ जाती है ना, जब याद करिए हमने जब ये वाला चैप्टर पढ़ा था तो हमने इसमें इसके बारे में भी बात की थी कि कुछ ऐसी विकृतियाँ होती हैं जो हमारे अलिंगी गुणसूत्रों में हो जाती हैं या हमारे लिंगी गुणसूत्रों में हो जाती हैं, तो वो क्या चलती हैं, वंशानुगत चलती हैं ना, वंशानुगत होती हैं। तो सिकल सेल एनीमिया का नाम आया था, जिसमें क्या होता है कि RBCs जो हैं वो गोल की जगह कैसी हो जाती हैं, हंसियाकार हो जाती हैं। तो ये क्या है, एक आनुवांशिक रोग है। साथ ही हमने पढ़ा था हीमोफीलिया के बारे में, वो भी क्या है, एक आनुवांशिक रोग है। पढ़ा था वर्णांधता के बारे में। आपको सब याद आ रहा है, मैं समझ रही हूँ, आपको अब याद आ गया ना, मैं बता रही हूँ जो है ना। तो ये सब क्या है, आनुवांशिक रोग है। तो कुछ ऐसे परिवर्तनों के कारण भी व्यक्ति जो है क्या हो जाता है, रोगी हो जाता है। फिर कुछ वातावरणीय कारण हैं, यानी जो इतना प्रदूषित वातावरण है, उस प्रदूषित वातावरण के कारण, प्रदूषित पानी के कारण, प्रदूषित वायु के कारण, क्योंकि सांस लेते हैं तो प्रदूषित वायु जब अंदर जाती है तो फेफड़ों संबंधी कुछ रोग हो सकते हैं। साथ ही अगर पानी कुछ ऐसा होता है, पानी के अंदर कोई जीवाणु, कीटाणु होते हैं, वो पी लिया जाए तो रोग हो जाते हैं। ठीक है, सांस किसी के संपर्क में आने पर रोग हो जाते हैं। तो रोगों के बहुत सारे प्रकार होते हैं। चलिए आगे अपन इनके बारे में ही और बात करेंगे। यहाँ देखिए आप, मानव के प्रमुख एवं सामान्य रोग, इनकी अपन चर्चा करते हैं। तो अगर हम बात करें तो बात आती है, शुरू होती है संक्रमण से। संक्रमण, फिर संक्रमण हो जाता है, किसी भी चीज़ का संक्रमण हो सकता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी कीटाणु, जीवाणु अंदर शरीर में जा कर के और हमारी जो उपापचयी गतियाँ हैं उनमें जो है परिवर्तन कर देते हैं, जिससे कि संक्रमण फैल जाता है। फिर पोषण संबंधी विकृतियां हो जाती हैं, यानी खाने पीने में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि अब आपको मालूम है कि कुछ कीट पतंगे जो होते हैं, जैसे मक्खी है,
अगर वो कहीं गंदी जगह पर बैठी है तो उसके क्या होता है पैरों में और पंखों में, ये आपने बचपन में पढ़ी है ये सारी बातें, है ना, याद आ रही है ना। अब बोलते हैं ना कि खाने को ढक करके रखना चाहिए, वो इसीलिए बोलते हैं कि वो मक्खी जो है वो गंदगी में बैठ करके फिर आपके खाने पे बैठेगी और वही खाना अगर आप खाएंगे तो उसकी जो कीटाणु जीवाणु है वो शरीर के अंदर चले जाएंगे और शरीर के अंदर जा करके आपको बीमार कर देंगे, है ना। तो इस तरह से, या फिर कुछ बासी वगैरह खाना खा लेते हैं, उससे भी, क्योंकि बासी खाने में क्या हो जाते हैं, बैक्टीरियाज वगैरह डेवलप हो जाते हैं, है ना, और वो बैक्टीरिया जो है हमारे शरीर को बीमार कर सकते हैं। फिर जैव रासायनिक कुछ विकृतियाँ हो जाती हैं, कोई बायोकेमिकल्स जो हैं कुछ ऐसी विकृतियाँ हो जाती हैं जिसके कारण कि हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बहिर्जात रासायनिक विकृतियाँ हो जाती हैं बाहर, है ना, एक्सोजेनेसिस कुछ हो जाती हैं, बहिर्जात रासायनिक विकृतियाँ। जीवन के तरीक़ों से संबंधित विकृतियाँ, यानी जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसके कारण, जैसे बहुत सारे रोग आजकल बढ़ रहे हैं, जैसे डायबिटीज़ है ना, ये रोग जो है हमारी लाइफ स्टाइल के कारण ही ज़्यादा बढ़ रहा है, या थायराइड है, ये भी लाइफ स्टाइल के कारण जो है रोग बढ़ रहा है। शरीर तंत्र संबंधी विकृतियाँ, शरीर का जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है उसी में ही प्रॉब्लम आ जा रही है ना। इसके अलावा जो है हमारा पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कोई भी जो अटैक करते हैं ऐसे जीवाणु कीटाणु जो कि सांस संबंधी प्रॉब्लम दे देते हैं, तो पूरा हमारा जो श्वसन तंत्र है वो इफेक्टेड होता है ना। विघटनकारी विकृतियाँ कुछ ऐसी हो जाती हैं जो डिजेनरेटिव हो चुकी हैं, विघटन कर देती हैं ना, वो प्रवृत्तियाँ हैं। फिर अनुवांशिक विकृतियाँ, जिसके बारे में भी हमने बात की थी आपसे, कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कुछ ऐसे रोग होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। मानसिक विकृतियाँ भी जो है आपको पता है कि अलिंगी जैसे गुणसूत्र था 21वां, है ना, उसमें क्या हो गई थी, प्रॉब्लम हो गई थी, अगर वो एक बढ़ गया था तो डाउन सिंड्रोम हो गया था और मानसिक मंदबुद्धि बालक हो गए थे, है ना। इसी तरह से जो है ये सारे के सारे जो हैं, ये एक पूरा एक चार्ट बनाया हुआ है। ये चार्ट अगर आप इस तरह से बना लेंगे तो आपको भी बहुत आसानी रहेगी इसको याद करने में कि किस तरह से जो है रोगी इंसान बन सकता है। ठीक है, तो आप वीडियो को यहाँ पे रोकिए और इस चार्ट को अगर आप बना लेंगे तो आपके एग्ज़ाम्स में जो है ये सहायता करेगा। ठीक है, अब एक एक करके बात करते हैं। इसकी संक्रमण की बात करते हैं तो ये जैविक कारकों से होता है जिन्हें रोगजनक कहते हैं, जैसे विषाणु, माइकोप्लाज्मा, क्लेमाइडिया, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, हेलिमेंथीज, है ना, ये सब क्या हैं, ये सब संक्रमण करने वाले, हमारे शरीर के अंदर क्या करते हैं, संक्रमण फैलाने वाले कारक हैं। कुछ पोषण संबंधी विकृतियों की जब हमने बात की थी तो विटामिन, खनिज लवण, ऊर्जा वाले भोजन की अधिकता या कमी से होते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही जो बात हमने की थी कि उस पर कोई जीवाणु कीटाणु आकर के बैठ जाते हैं तो भी संक्रमण हो जाता है और विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। और खनिज लवण और विटामिन्स की कमी से भी जो है पोषण संबंधी विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। जैव रासायनिक विकृतियां तो जैसे हार्मोन्स की कमी, एंजाइम, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अगर इनकी अधिकता हो जाती है या कमी हो जाती है, ये जैव रासायनिक अपन ने कहाँ पढ़े थे, ये अपन ने पढ़े थे जब हमने बात की थी सारी ग्रंथियों की बात की थी, है ना। जब रासायनिक समन्वय पढ़ा था तब हमने ग्रंथियों की बात की थी कि आपकी जो सारी ग्रंथियां हैं उनमें से हार्मोन्स स्रावित होते हैं और अगर वो अधिक मात्रा में होंगे तो क्या परेशानी होगी, कम मात्रा में होंगे तो क्या परेशानी होगी, तो इससे ही वो जैव रासायनिक है। बहिर्जात रासायनिक विकृतियाँ जैसे प्रदूषक, एलर्जी आदि रोग, है ना। तो बहिर्जात वाले जो होते हैं उसमें कई लोगों को जो है एलर्जी जो है उसमें क्या होता है कि आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे किसी को अगर दूध से ही एलर्जी है तो वो क्या होती है, सांस नली में जो है म्यूकस ज़्यादा बनने लग जाता है और सांस की प्रॉब्लम हो जाती है। या किसी को कोई अगर फूल पॉलन ग्रेन से है ना, जिसको कहते हैं पराग कणों से होती है, तो उससे भी क्या होता है, छींकें आने लग जाती हैं बहुत अधिक मात्रा में, सांस संबंधी बीमारी हो जाती है। ऐसे ही धूल मिट्टी से अगर किसी को है, किसी खाने से, मतलब एलर्जी किसी भी चीज़ से किसी भी इंसान को हो सकती है और उसके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं ना, रैशेज हो जाते हैं कई बार शरीर में, है ना। तो एलर्जी जो है ये सब क्या है, बाहरी रासायनिक विकृतियाँ हैं। फिर शरीर तंत्र संबंधित विकृतियाँ, यानी कि शरीर के तंत्र में जैसे भोजन चुनाव में गड़बड़ हो जाए, व्यायाम की कमी हो, बैठे रहने से, है ना, दुर्व्यसनों आदि से। अब इसमें क्या होता है, भोजन चुनाव, यानी हमारे भोजन में
जितनी भी पोषक तत्व हैं उन सभी की एक संतुलित मात्रा अगर हम लेते हैं तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन वर्तमान में जो है, जैसे जिसको कहते हैं अभी आजकल कौन सा फूड आने लग गया है, फास्ट फूड जिसको बोलते हैं ना, जो जल्दी बन जाता है ना, तो उस टाइप का फूड जो है अगर अधिक मात्रा में खाते हैं तो बीमार होने की पूरी संभावना रहती है, अधिक मात्रा उसकी खतरनाक होती है। इसके अलावा व्यायाम की कमी, सुस्त, अब आप लोग सुस्त नहीं बैठेंगे, ये ध्यान रखिएगा। आपको नियमित रूप से क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, जिससे कि तंदुरुस्त बने रहें, है ना। और साथ में ध्यान, है ना, योग। तो बैठे रहने की जो प्रवृत्ति है उससे क्या होता है, उससे शरीर की जो उपापचयी क्रियाएं हैं सारी की सारी वो मंद पड़ने लग जाती हैं और ऊर्जा की कमी आने लग जाती है शरीर में। तो इसीलिए जो है ये बहुत अधिक आवश्यक है। ठीक है। दुर्व्यसन, अब दुर्व्यसन जो है बहुत तरह के होते हैं, है ना। नशे की आदत लग जाती है किसी को तो उससे भी शरीर में बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है। इसके बाद शरीर तंत्र की संबंधित विभिन्न, यानी अंग भंग हो जाता है, कोई मोच आ जाती है, संधि भंग या चोट लगने से शरीर तंत्र संबंधी अगर कोई बीमारी हो जाती है, या आप कोई शरीर का तंत्र, जैसे मैंने आपको बताया प्रतिरक्षा तंत्र में ही कोई प्रॉब्लम आने लग जाती है, यानी कि वो थोड़ा कमज़ोर होने लग जाता है किसी और कारण, है ना, वातावरणीय कारण के कारण अगर कमज़ोर पड़ने लग जाता है तो वो भी क्या आता है, शरीर तंत्र में विकृति के अंतर ही आता है। मोच लग जाती है, अंग भंग हो जाता है, कहीं चोट लग जाती है ना, तो भी क्या होता है, बीमार हो जाते हैं। फिर विघटनकारी विकृतियों में क्या होता है, वृद्धावस्था से संबंधित होती हैं ये, जैसे अति तनाव, हृदय रोग, है ना, संधि शोथ, ऑर्थराइटिस। ठीक है। यानी कि जैसे जैसे इंसान की जो है उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे वो वृद्धावस्था की तरफ अग्रसर होता है तो बहुत तरह की बीमारियां जो हैं, क्योंकि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर पड़ता जाता है धीरे धीरे, है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में बहुत सी बीमारियां उसको जकड़ लेती हैं, जिसमें एक मेन है हड्डियों की बीमारी, है ना। हड्डियों की बीमारी में यानी कि ऑर्थराइटिस, ये भी बात अपन ने की थी जब हमने हार्मोन्स वाला पढ़ा था, तो उसमें बताया गया था कि हड्डियां क्या होती हैं, खोखली होने शुरू हो जाती हैं, है ना। साथ ही क्या होता है, हृदय संबंधी रोग, क्योंकि हृदय की जो धमनियां हैं उनमें क्या है, वसा का जमाव होने लग जाता है। ठीक है। तो वो अपना उसका जो रास्ता है वो छोटा हो जाता है, यानी जो धमनी है उसमें जगह जो है कम रह जाती है, तो उससे हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है। इसी तरह से अति तनाव, है ना, यानी इस अति तनाव के कारण एक बहुत बड़ी बीमारी आपने आजकल सुनी होगी, बीपी हाई हो गया। ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो गया, यानी आपका जो रक्त दाब है सामान्य जो है 120/80 mm होना चाहिए, है ना, जबकि ये आजकल सामान्य रूप से अधिक दिखाता है ना, अगर हम नापें इसको, है ना, तो क्या होता है, ज़्यादा दिखाया जाता है। तो ये एक बहुत खतरनाक बीमारी है आज वर्तमान में। फिर अनुवांशिक विकृतियां, जो अपन ने बात की थी दोषपूर्ण अनुवांशिकी के कारण, है ना, वर्णांधता, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, है ना, जिसमें कि क्या होता है, जो गुणसूत्र हैं उनकी संख्या या तो बढ़ जाती है या कम हो जाती है, उसके कारण जो है शरीर में परिवर्तन हो जाते हैं, जो ये परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। फिर मानसिक विकृतियाँ, ये सामाजिक हो सकती हैं, व्यक्तिगत हो सकती हैं, विघटनकारी परिवर्तनों के कारण हो सकती हैं। यानी मानसिक विकृति जो है ये बहुत खतरनाक चीज़ है। मानसिक विकृतियाँ जो होती हैं ये वातावरणीय भी होती हैं, सामाजिक, जिसको हम कह सकते हैं कि समाज के अंदर भी हो सकती हैं। फिर ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जैसे मैंने आपको बताया था कि अनुवांशिक होती हैं, है ना, डाउन सिंड्रोम हो गया तो मंदबुद्धि है, मानसिक बीमारी हो गई, उसको विकृति हो गई, लेकिन वो उसको हमने कहाँ ले लिया, उसको हमने आनुवांशिक विकृतियों में ले लिया। यहाँ पर जो मेंटल विकृतियाँ होंगी वो विघटनकारी बहुत सारी ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके कारण कि इंसान जो आप काम का बोझ है उसको बहुत ज़्यादा, तो वो तनाव ले लेता है, या फिर जैसे वो तनाव वाली बात आ गई, है ना, तो तनाव हो जाता है, तब वो बीमार हो सकता है। क्यों भी, इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी और चीज़ें जुड़ी हुई हैं, आपके पारिवारिक चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं, उनके कारण भी तनाव हो सकता है। तो इन सब के कारण कोई भी अगर परेशानी होती है तो इंसान क्या कहलाता है, रोगी कहलाता है। अब यहाँ पर रोग की श्रेणियाँ देखिए। रोग जो है वो दो तरह के
बताए गए हैं। कौन कौन से रोग बताए गए हैं? एक तो जन्मजात यानी जो कि आपके अनुवांशिक रोग हैं, है ना, यानी बचपन से ही जैसा ही बच्चा पैदा होता है तो वो रोग लेके पैदा होता है, तो वो जन्मजात रोग कहलाते हैं। फिर है ग्रहित। अब ये जो ग्रहित हैं, ग्रहित का मतलब समझ रहे हैं आप, ग्रहण करना यानी जो प्राप्त होते हैं, है ना। ये दो तरह के होते हैं, संक्रामक और असंक्रामक। तो संक्रामक में भी क्या ऐसे होते हैं? छुआछूत रोग और अछुआछूत रोग। ये दोनों क्या होते हैं ये मैं भी आगे आपको समझाऊंगी। अभी आप क्या है इस तरह का अगर चार्ट बना लेंगे तो आप बहुत आसानी से इसको समझ पाएंगे। फिर असंक्रामक जो कि फैलते नहीं हैं एक दूसरे से, संक्रामक जो एक दूसरे से फैलते हैं। अभी एक सामान्य रूप से आप ये समझ लीजिए। असंक्रामक में अपूर्णता रोग है, विघटनकारी रोग है, एलर्जी है, दुर्व्यसन है, मानव विकृतियां हैं और कैंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ रोग हैं, चार्ट बना हुआ है इसका, जिससे जो कि आपको सहायता देगा आगे अपन जो पढ़ेंगे उसके बारे में जानने में। अब बात करते हैं हम जन्मजात रोग की। तो ये जन्म से ही होते हैं, नाम से भी आपको समझ आ रहा है ना, कि जन्म से ही होते हैं। तो जो आनुवांशिक रोग हैं जिनके बारे में हमने बात की थी, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, हीमोफीलिया है, वर्णांधता है, डाउन सिंड्रोम है, ठीक है, ये सब आनुवांशिक रोग हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो चलते हैं, है ना। इसमें क्या होता है? कार्यकी व विकास संबंधी दोष, है ना, मतलब काम करने में भी प्रॉब्लम रहती है और विकास जो है मानव का सामान्य रूप से भी विकास नहीं होता है। और अपरा से स्थानांतरित, अपरा यानी प्लेसेंटा, जो माता के गर्भ में बच्चा जुड़ा रहता है, प्लेसेंटा से खाना पीना लेता है ना, तो वो जो है उससे भी जो स्थानांतरित रोग होते हैं वो भी जन्मजात रोग होते हैं, जैसे जर्मन चेचक, ठीक है, या उपदंश रोग। अब बात करेंगे हम ग्रहित रोग की, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये रोग जन्म के बाद किसी भी कारण से हो सकते हैं, संक्रमण के कारण हो सकते हैं, विघटन के कारण, आहार के कारण, दुर्व्यसन के कारण, तनाव, उत्परिवर्तन, है ना, कोई भी कारण हो सकता है कि हमारा शरीर जो है वो रोगी हो जाए। दो तरह से हमने बांटा था इनको, एक हमने बांटा था संक्रामक और एक हमने बांटा था असंक्रामक। तो पहले हम बात करते हैं संक्रामक रोग की, कि ये संक्रामक रोग होते क्या हैं। ये रोग रोगजनक व परिजीवियों के कारण होते हैं, ठीक है, पहली बात ये हो गई। फिर ये संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचते हैं, ठीक है। कोई भी अगर व्यक्ति को ये रोग, कोई भी रोग हो गया, ये कौन सा रोग होता है ये भी बताते हैं, तो ये संपर्क के द्वारा फैलते हैं, है ना, व्यक्ति से व्यक्ति का जब संपर्क होता है तब फैलते हैं। यानी कि संक्रामक रोग संचरण होने वाले रोग हैं, है ना, संचरण यानी एक से दूसरे में जाने वाले, ठीक। संचरण सीधे डायरेक्ट भी हो सकता है या किसी कारक के द्वारा, जैसे रक्त या सीरम, है ना, द्वारा भी हो सकता है। इन दोनों दो कारण हैं जिनके कारण हो सकता है। तो पहले है छुआछूत के रोग। अब ये जो छुआछूत के रोग होते हैं ये क्या होते हैं कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उससे सीधे संपर्क में अगर कोई आता है तो फैल जाते हैं। जैसे कि दाद, रिंगवर्म होता है, उसमें क्या होता है कि रेड कलर का एक बड़ा सा धब्बा पड़ जाता है, ऐसे राउंड राउंड सा, है ना, इस तरह से दाद हो जाता है और रेड कलर हो जाता है पूरा, ठीक है। या कंजक्टिवाइटिस, जो आंखें कहते हैं ना, आंखें आई हुई हैं, आपने देखा होगा जब एक पर्टिकुलर सीजन आता है तो ब्लैक कलर का चश्मा लगा देते हैं और रेड कलर हो जाते हैं, आंखों में जलन होती है, खुजली होती है ना, और कहते हैं कि भाई संपर्क में नहीं आना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि वो भी संपर्क में अगर आंख का कोई पानी वानी या कण अगर हाथ पे लग गया और वो हाथ कहीं और लग गया तो उस संपर्क से वो फैल सकता है, ठीक है। फिर अछुआछूत रोग। अछुआछूत रोग होते हैं जो संक्रमित कारक वाहक, जैसे कि आपका मलेरिया का मच्छर है, मादा एनाफिलीज, ठीक है, वो क्या करता है, वो अगर किसी को काटती है तो प्लाज्मोडियम जो है वो इंजेक्ट हो जाता है और वो प्लाज्मोडियम के कारण क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। या डेंगू का जो मच्छर है वो काटता है तो डेंगू हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये वाहक हैं ये दोनों,
है ना। ये रोग है तो संक्रामक, लेकिन ये छुआछूत का नहीं है, यानी हाथ से छूने पर नहीं होगा, ये किसी के हाथ मिलाने पर या छूने पर नहीं होगा। ये अगर कोई मच्छर काटता है डेंगू वाला या मलेरिया वाला तभी होगा। तो रक्त या सीरम से ये पहुंचता है। इसके साथ ही एक और है एड्स, जिसको बोलते हैं, है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये जो एड्स है ये भी कैसा है, ये भी छूने से नहीं फैलता है, ये सीरम या रक्त से जो है फैलता है। ठीक है, तो ये कैसे रोग हैं, ये अछुआछूत रोग कहलाते हैं। छुआछूत रोग आप समझ गए ना, कि जो डायरेक्ट छूने से संपर्क द्वारा, है ना, सीधे संपर्क द्वारा फैलते हैं। तो ये थोड़ी सी बात आपको याद रखने वाली है, समझने वाली है ना। मेरा ख्याल आप लिख तो रहे होंगे, नोट तो कर ही रहे होंगे, है ना। चलिए अब असंक्रामक रोगों की बात करते हैं। ये रोगजनकों की अपेक्षा कारकों द्वारा होते हैं, मतलब ये रोगजनक से नहीं होते, कोई कारक उसके कारण होते हैं। और अगर व्यक्ति दूसरे के संपर्क में आता है, किसी स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आता है, तो नहीं फैलते हैं, असंक्रामक हैं, है ना। इसीलिए इनको असंचरण रोग भी कहते हैं। ये इन्हीं कारणों से प्रत्येक व्यक्ति से जुड़े होते हैं, जैसे कि कैंसर है, एलर्जी है, अपूर्णता रोग है, चोट लगना है, ये सब क्या है, ये असंक्रामक रोग के उदाहरण हैं। इनके कई प्रकार हो सकते हैं। अब बात करते हैं अपूर्णता रोग की, यानी आहार में अगर कोई चीज़ कम है, जैसे प्रोटीन कम है, तो हमने क्या पढ़ा था, क्वाशियोर रोग हो जाता है ना, जिसमें बच्चे की जो टांगें होती हैं बहुत पतली सी हो जाती हैं, पेट बड़ा मोटा सा हो जाता है ना, और आंखें बाहर आ जाती हैं, बड़ी बड़ी सी हो जाती हैं। आपने डिस्पेंसरी में बहुत से पोस्टर देखे होंगे लगे हुए ऐसे बच्चों के, कुपोषण जो है वो हो जाता है ना। तो आहार में कोई भी अगर कमी हो जाती है, या फिर कोई विटामिन के कारण, है ना, किसी विटामिन की कमी हो जाती है, तो जैसे बेरी रोग हो जाता है या रतौंधी रोग हो जाता है, जिसमें रात को दिखाई नहीं देना बिल्कुल बंद हो जाता है, विटामिन ए की कमी से होता है ना। तो इस तरह अगर आहार में कोई भी चीज़ की कमी होने से कोई रोग होता है तो उसे अपूर्णता रोग कहते हैं। फिर विघटनकारी रोग, तो ये विघटनकारी रोग हमने बात की थी, क्या बात की थी, इसके बारे में बात की थी कि ये वृद्धावस्था में ज़्यादा होते हैं, जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस। एलर्जी के बारे में भी हमने बात कर ली थी कि एलर्जी किसी भी कारण से किसी को भी हो सकती है, इसका कोई पर्टिकुलर आप एक बता नहीं सकते किसी की, मतलब किसी को पोलन ग्रेन से होती है, किसी को दूध से होती है, किसी को ग्लूटेन से होती है ना, कि वो गेहूं का आटा नहीं खा सकता है ना, उसके कारण भी हो जाती है। कोई मूंग की दाल नहीं खा सकता है, किसी को मशरूम्स से होती है। तो डिफरेंट लोगों को अलग अलग एलर्जी हो सकती है, उससे छींके आना है या सांस में प्रॉब्लम होना है या फिर रैशेज होना है शरीर पर, ये डिफरेंट सिम्टम्स भी होते हैं। ठीक है, फिर दुर्व्यसन, तो दुर्व्यसन आपको पता है कैसे होता है। दुर्व्यसन जो है अल्कोहल का सबसे बड़ा उदाहरण है, अल्कोहल है, सिगरेट है ना, सिगरेट पीना है, अल्कोहल पीना है, वो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि नशा करना जिसको बोल रहे हैं हम। तो नशा संबंधी कोई भी जो दुर्व्यसन है, ये सब दुर्व्यसन में आते हैं, तो उससे भी कई रोग हो जाते हैं, या तंबाकू के कारण। ठीक, फिर मानव विकृतियाँ, तो मानव विकृतियाँ तनाव, चिंता, मानसिक अयोग्यता, पागलपन, है ना, साइजोफ्रीनिया, फिर मनोविक्षिप्ति। ठीक है, इस तरह से मानसिक रोग जो है कोई भी हो जाता है, यानी उसकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो ख़त्म हो जाती है, उसे समझ नहीं आता कि जो कार्य है वो किस तरह से करना है, जो वो सामान्य कार्य भी जो है वो नहीं कर पाता है। तो इस तरह मानव विकृतियाँ हो जाती हैं। फिर कैंसर के बहुत सारे कारण हैं। मृत्यु के मुख्य कारणों में से ये एक है, जिसमें कोशिकाएं क्या करती हैं, बार बार विभाजित होकर के क्या करती हैं, एक गांठ सी बना लेती हैं। कोशिकाएं जो हैं वो कैसी हो जाती हैं, सामान्य कोशिका जो है वो विभाजन करती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, विभाजन की जो दर है वो बढ़ जाती है। तो विभाजन की दर जब कोशिकाओं में बढ़ जाती है तो वो कोशिकाएं फटाफट विभाजित होती हैं और एक गांठ सी बना लेती हैं, और फिर वो कैंसर का रूप ले सकता है। तो इसके बारे में भी इसी चैप्टर में हम आगे चर्चा करेंगे। भूखमरी से मर जाना, है ना, आवश्यक जैव अंगों का नष्ट होना आरंभ हो जाता है। इसमें पर्टिकुलरली आपका जो अंग है,
कोई भी अंग जिसमें कैंसर हो जाता है वो नष्ट होना शुरू हो जाता है। अब संक्रामक रोग जो हैं उन पर अपन पहले बात करेंगे कि संक्रामक रोग क्या हैं और कैसे होते हैं। तो अगर इस तरह से आप एक चार्ट बना लेंगे संक्रामक रोगों का, जैसे ये जीवाणु जनित है, ये विषाणु जनित है, प्रोटोजोआ जनित है, हेलमिंथेस जनित है, तो आपको एक तो याद करने में आसानी रहेगी, आपको ध्यान रहेगा कि कौन सा रोग जो है किसके कारण से होता है, उसका रोगजनक कौन है। साथ ही आप जो है ये बता पाएंगे, जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि लिखे हुए होते हैं काफ़ी सारे जो है इनके नाम लिखे हुए होते हैं रोगों के नाम, कि निम्न में से पहचानिए कि कौन सा रोग जो है किसके कारण हुआ है। तो उस कंडीशन में जो है आप लिख सकते हैं, पहचान सकते हैं, क्योंकि आपको ये चार्ट याद होगा, है ना। तो इस तरह से आप चार्ट बना लीजिए कि जीवाणु जनित रोग कौन से हैं, कुष्ठ रोग है, क्षय रोग है, तपेदिक रोग है, डिप्थीरिया है, टिटनेस है, निमोनिया है, प्रवाहिका है, मस्तिष्क आवरण शोध है, सुजाक है, सामोसी, जरा और काली खांसी। ये वही रोग बताए हुए हैं यहाँ पर जो कि आपके अभी कोर्स में हैं, है ना, आपके इस चैप्टर में अपन जो पढ़ेंगे। इसी तरह से जैसे विषाणु जनित है, एड्स है, आपका पोलियो है, रेबीज़ है, कनफेडे या गलसुआ जिसको मम्स बोलते हैं, ठीक है, ज़ुकाम है, पीत ज्वर, पीलिया रोग है ना, पूरी जो स्किन है पीली हो जाती है जो, और चेचक है, फिर हेपेटाइटिस जो ए और बी है, ये सब जो हैं कैसे रोग हैं, ये विषाणु जनित रोग हैं, यानी वायरस के द्वारा फैलते हैं। फिर प्रोटोजोआ जनित रोग। अब ये जो थे ये तो थे आपके जीवाणु विषाणु वाले रोग, ये आपके हैं परजीवी वाले रोग, है ना। ये तो इनका तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से संक्रमण हो सकता है, ठीक है। डायरेक्ट तो यानी जैसे छींका और उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो किसी और स्वस्थ व्यक्ति के पास चले गए तो एकदम से उसको भी वो भी क्या हो जाता है, उस रोग से ग्रसित हो जाता है। या फिर अप्रत्यक्ष रूप में कैसे, कि जैसे किसी के बर्तन है, किसी का बिस्तर है, किसी, है ना, किसी के पहने हुए कपड़े हैं, ये अगर किसी रोगी के, इनमें से कोई अगर रोगी ने पहन रखे हैं, ये सब चीज़ें कर रखी हैं, यानी बर्तन उसके हैं खाने पीने के, या उसके बिस्तर है, तो उसमें ये जो है रोगाणु उपस्थित होंगे। और अगर किसी ने उनको उपयोग में ले लिया स्वस्थ व्यक्ति ने, तो उन तक ये संक्रमण पहुंच जाएगा। तो इसीलिए इनको क्या करना चाहिए, निर्जर्मीकृत करते रहना चाहिए, ठीक है। फिर प्रोटोजोआ जनित रोग में जैसे एमीबायोसिस है, प्रवाहिका या अतिसार है, फिर ट्रिपनोसोमियासिस है, मलेरिया है, लिशमेनियासिस है, ट्राइकोमोनियासिस है, टॉक्सीप्लाज्मोसिस है, ये सब आपके कोर्स वाले ही हैं। हेलमिंथेस जनित रोग है, एस्कैरिस है, एंटेरोबियासिस है, गिनी क्रम रोग है, टीनियासिस है, ये सब जो हैं आपके किस तरह के रोग हैं, ये दोनों किस तरह के हैं, ये परजीवी रोग हैं, यानी ये मनुष्य के अंदर रह करके और जो है परपोषी में मतलब अपना जीवन जो है वो व्यतीत करते हैं, यानी उसके द्वारा खाया पिया जो होता है वो उसको ग्रहण करके और फिर जिंदा रहते हैं, तो ये परजीवी रोग होते हैं, ठीक है। अब संक्रामक रोगों की बात हम शुरू करते हैं, जो कि हमने क्या पढ़ा था संक्रामक रोगों के बारे में। संक्रामक रोगों के बारे में हमने ये बात की थी कि ये फैलते हैं एक दूसरे से, है ना। स्वस्थ व्यक्ति, अगर कोई रोगी व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति से जब मिलता है, या तो ये दो तरह के थे, छुआछूत और अछुआछूत, तो डायरेक्ट एक तो होते हैं, या फिर इनडायरेक्टली उस व्यक्ति तक पहुंचते हैं, है ना, किसी वाया थ्रू, या तो मच्छर है या सीरम है या रक्त है उसके द्वारा। तो पहले हम बात करते हैं कि अनेक रोग विभिन्न रोगाणुओं द्वारा होते हैं, ठीक है। ये देखिए डायरेक्ट, ये बंदा जो है इसके अंदर जो है जीवाणु है ना। अब ये क्या कर रहे हैं, ये अगर खांस रहा है तो ये स्वस्थ व्यक्ति के अंदर पहुंच रहे हैं, तो ये भी व्यक्ति क्या हो जाएगा, ये भी बीमार हो जाएगा, है ना। ये एक व्यक्ति तक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संसर्ग द्वारा पहुंचते हैं, ये बात हमने शुरू में की थी। तो जीवाणु जनित रोगों की अब हम बात करेंगे, बैक्टीरियल। सबसे पहला है कोढ़ रोग। इसमें क्या होता है, आपने बहुत सारे जनों को देखा होगा बेटा कि उनकी क्या होती है, ये उंगलियां जो है गलने लग जाती हैं। पहले क्या होता है, बड़े बड़े चकत्ते होते हैं, इन पे चकत्ते होते हैं, उनमें छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं, उनमें खुजली होने लगती है। खुजली होने के बाद उनमें से एक तरल पदार्थ जो है स्रावित होने लग जाता है, और फिर वो तरल पदार्थ इतना स्रावित होता है कि धीरे धीरे उनके ये जो अंग हैं वो गलने लग जाते हैं, कुछ इस तरह से, है ना। इस तरह से आपने इसको, इस चित्र को देख करके आपको याद आ रहा होगा, कुछ ऐसे व्यक्ति आपने देखे होंगे अपने जीवन काल में। और अभी हमको क्या दिखाना है, अभी हमको इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले तो ये होता कैसे है, कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होता है, हमें उस बैक्टीरिया का नाम याद रखना है,
इस रोग के लक्षण याद रखने हैं और इस रोग के लिए क्या उपचार है वो याद रखना है। आपके एग्जाम में जो है इस तरह से पूछा जा सकता है कि ये निम्न रोग जो है ये किसके द्वारा है, या ये भी डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि कौन से बैक्टीरिया के द्वारा है, या इनडायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि जीवाणु द्वारा है या विषाणु द्वारा है या प्रोटोजोअन है या हेलमिंथीज है। ठीक है, तो इस तरह से पूछा जा सकता है, तो आप जरा ध्यान से इनमें देखिए। तो अब यहाँ पर ये है, ये जीवाणु जनित रोग है। कौन सा? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। इस जीवाणु के द्वारा जो है ये कुष्ठ रोग या कोढ़ रोग हो जाता है। ये हर प्रकार से संक्रामक रोग है, यानी इसका अगर कोई भी पार्ट, जैसे अगर कोई संक्रमित व्यक्ति जो है स्वस्थ व्यक्ति को छू लेता है और इसका कोई तरल जो है वो उस व्यक्ति को लग जाता है तो ये आसानी से रोग फैल सकता है ना। इसमें शरीर का तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियां, त्वचा सभी प्रभावित हो जाते हैं और उंगलियों में विकृति उत्पन्न हो जाती है, यानी जो तंत्रिका तंत्र तक ये प्रभावित कर देता है। अगर ज़्यादा मात्रा में ये जब फैल जाता है तो तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित कर देता है। मांसपेशियां तो होती हैं प्रभावित और साथ में उंगलियां जो हैं उनमें विकृति उत्पन्न हो जाती है। रोग के लक्षण जो हैं 1 से 7 वर्ष में प्रदर्शित होते हैं और जो घाव से निकलने वाला पदार्थ है वो रोग का प्रसार करता है। जो मैंने आपको बात बताई ना कि पहले चकत्ते होते हैं, फिर उस पर छोटे छोटे दाने होते हैं और उस दानों में से क्या होता है, तरल पदार्थ निकलता है और वो पदार्थ जो है किसी स्वस्थ व्यक्ति को नहीं लगना चाहिए, नहीं तो रोग का प्रसार हो सकता है। रोगी के साथ लंबे समय तक रहने से भी इसका प्रसार हो जाता है ना। तो ये बात एक ध्यान में रखने की है। कुष्ठ रोग मुख्यतः 3 तरह का होता है। अब ये 3 तरह कौन कौन से हैं? पहला है ट्यूबरक्यूलाइट, दूसरा है लेप्रोमैट्स और तीसरा है बॉर्डर लाइन। 3 प्रकार के होते हैं, यानी कौन से इसके स्टेजेस होती हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या होता है, उंगलियों में विकृति आती है और ट्यूबरक्यूलाइट। इसमें क्या होता है, रोगी की प्रतिरोधी क्षमता अधिक होती है। इस रोग से त्वचा पर क्या होते हैं, चकत्ते बन जाते हैं, घाव बन जाते हैं और हाथ पांव की उंगलियां क्या होती हैं, मुड़ जाती हैं, है ना, मुड़ने लग जाती हैं। लेप्रोमैटिस में क्या होता है कि गांठें बन जाती हैं, है ना, मतलब ये देखिए ये गांठें बन गई, दिख रही हैं, ये गांठें बन गई हैं इस जीवाणु के कारण, गांठें बन जाती हैं। ये जीवाणु जो है समूह में बनकर के ग्लोबी के रूप में दिखाई देते हैं। इनमें क्या होती है, प्रतिरोधी क्षमता बहुत कम होती है और सतह पर गांठें आ जाती हैं, घाव भी हो जाते हैं और घाव की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ये अत्यधिक संक्रामक होता है। अगर इस स्टेज पर है तो ये बहुत अधिक संक्रामक होता है, यानी बहुत जल्दी दूसरे इंसान में फैलता है। फिर है बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन कुष्ठ रोग में रोगी उपरोक्त दोनों प्रकार के लक्षण होते हैं, मतलब उसमें चकत्ते भी होंगे, घाव भी होंगे और साथ ही साथ क्या होंगी, गांठें भी बन जाएंगी। तो यानी और घातक हो गया, ये बॉर्डर लाइन है, यानी खत्म, बस। इसके बाद ये देखिए चकत्ते इस तरह से बनते हैं, है ना, चकत्ते बनते हैं छोटे छोटे, ये देखिए इस पे दाने आने लग गए, है ना, ये घाव हो गए, फिर ये गांठें बनने लग गई। ठीक है, तो गांठें आती हैं और घाव बन जाते हैं। तो कुछ रोगी की स्वस्थ जन समस्याएं से अलग रखना, मतलब इसको क्या करना चाहिए, जो स्वस्थ रोगी हैं, स्वस्थ जो लोग हैं उनसे रोगी को अलग रखना चाहिए। ठीक है, उनके उपयोग के वस्त्र और अन्य वस्तुओं को भी प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। जो भी उनके वस्त्र हैं या उनकी और वस्तुएं हैं जिनमें, जैसे वो खाना खाते हैं, वो बर्तन हैं जहाँ वो सोते हैं, है ना, जो कपड़े वो पहनते हैं, ठीक है, उनको प्रयोग में दूसरे व्यक्ति को नहीं लाना चाहिए। इसके रोकथाम के लिए कौन सा टीका है, BCG का टीका ये लगाया जाता है। ठीक है, और अगर किसी कारण से कोई भी अंग पूरी तरह से गल गया है तो उसे ऑपरेट करके और हटा दिया जाता है। जैसे अगर हाथ वगैरह कुछ गल जाता है, ज़्यादा गल जाता है, उस कंडीशन में उसको ऑपरेशन करके शल्य क्रिया द्वारा हटा दिया जाता है। तो इस तरह से ये कौन सा रोग है, ये है कोढ़ रोग या कुष्ठ रोग इसको बोलते हैं। जीवाणु जनित होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, है ना, उसके कारण ये फैलता है। फिर बात आती है क्षय रोग, जिसे यक्षमा तपेदिक रोग, ट्यूबरकुलोसिस, वैसे सामान्य रूप से इसको टीबी बोला जाता है। ठीक है,
अब इसमें क्या होता है, इसमें जो जीवाणु है वो डायरेक्ट कहाँ, फेफड़ों पे अटैक करता है, आपके सांस श्वसन तंत्र है उस पर अटैक होता है ना। ये आमतौर पर पाया ही जाता है। भारत में प्रति 1000 पर 15 व्यक्ति, आप देखिए कितना ज़्यादा फैला हुआ है ये, प्रति 1000 पर 15 व्यक्तियों में तो ये ट्यूबरकुलोसिस होता ही है, टीबी की बीमारी होती ही है ना। ये होती है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा, ये जीवाणु है, ठीक है। और इससे टीबी और प्लूरेसी जैसे घातक रोग जो हैं वो हो जाते हैं। देखिए फेफड़े पर संक्रमण किया है इसने, देखिए फेफड़े की हालत देखिए आपने किस तरह हो गई है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसके द्वारा। रोग हो जाने पर इसमें क्या होता है, खांसी और बुखार, वज़न एकदम बहुत जल्दी घटने लग जाता है, थकान महसूस होने लग जाती है, बिल्कुल एकदम हड्डियों का ढांचा रह जाता है। कहते हैं ना, तो टीबी का मरीज़ बहुत कोई पतला हो तो उसको सामान्य रूप से पहले ये बोला जाता था ये तो टीबी का मरीज़ लग रहा है। तो वो टीबी का मरीज़ का मतलब ये है कि देखिए हड्डियाँ आप गिन सकते हैं इसकी पसलियों को, है ना। तो ये हड्डियों का ढांचा रह जाता है इंसान जो है, इतना ज़्यादा इसमें भूख नहीं लगती, आँखें अंदर धंस जाती हैं, व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है। फेफड़े के क्षय रोग से पीड़ित व्यक्ति के थूक, बलगम, छींक व खांसी से रोगाणु हवा में मिल जाते हैं, ये देखिए हवा में मिल जाते हैं। और क्या होता है, अगर स्वस्थ व्यक्ति इसके पास है तो सांस के द्वारा, हवा के द्वारा उसके अंदर भी पहुंच जाते हैं। अब शरीर में जब प्रतिरोधी क्षमता और कम हो जाती है तब उसके शरीर में रोगाणु अपनी संख्या में तेजी से बढ़ते हैं और पस या बलगम के साथ बाहर आते हैं। तो देखिए खांस रही है, जब इसने रुमाल हटाया तो देखिए खून, है ना। तो यानी क्या होता है, साथ में बलगम के साथ रक्त भी आने लग जाता है। जब ये इसका संक्रमण बहुत ज़्यादा हो जाता है उस कंडीशन में ऐसा होता है। तो इस रोग का प्रसार जल और वायु, ये दो चीज़ें हैं, यानी पानी से और हवा से ज़्यादा होता है। और रोगी के प्रयोग में आने वाले सभी वस्त्र, बर्तन, बिस्तर सभी को अलग रखना चाहिए, है ना। दूसरे व्यक्ति जो है उसका उपयोग नहीं करे तो ही ज़्यादा अच्छी बात है ना। अब इस रोग से ग्रसित पशु के दूध में भी रोग के रोगाणु पाए जाते हैं। अगर कोई पशु जो है उसमें टीबी हो जाता है तो उसके दूध में भी क्या होते हैं, रोगाणु आ जाते हैं। तो यानी व्यक्ति जो रोगी के संपर्क में रहता है उसमें भी संक्रमण हो जाता है। रोग से बचाव के लिए व्यक्ति को विशेष सावधानियां रखनी पड़ती हैं। रोग से ग्रसित व्यक्ति को पृथक रखा जाना चाहिए। वस्त्र, बर्तन गर्म पानी में उबाल करके और साफ करने चाहिए जिससे कि जो जीवाणु हैं वो नष्ट हो जाएं। तो ये शुरू से कहा जाता है कि अगर इस तरह की कोई बीमारी है यानी संक्रामक कोई रोग है तो व्यक्ति को अलग ही रखना चाहिए। उसकी सारी जो नित्यक्रम की चीज़ें हैं, जो भी वो उस काम में लेता है नित्यक्रम में, वो सारी चीज़ें जो हैं वो अलग रखनी चाहिए और उन्हें स्टेरलाइज करते रहना चाहिए समय समय पर। गर्म पानी से अगर धोएंगे तो जीवाणु जो हैं वो नहीं पनपेंगे। रोगी द्वारा त्यागा गया बलगम, मल आदि मिट्टी में दबा दिया जाना चाहिए क्योंकि उसके बलगम में, उसके मल में सबसे अधिक जो है जीवाणु उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। और दूषित जल, भोजन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। बीड़ी, सिगरेट बिल्कुल नो, है ना। ये फेफड़े हैं हमारे, क्या कह रहे हैं, सिगरेट को नो, बिल्कुल नहीं, है ना। बीड़ी सिगरेट जो है वो भी इस्तेमाल नहीं, इवन मतलब दूसरे का इस्तेमाल किया हुआ। कई लोग होते हैं ना कि बैठते हैं, चार मिल जाते हैं तो क्या करते हैं, एक सिगरेट सुलगा ली और वो सभी वो पीते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर किसी को टीबी है तो वो भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो वो जो थूक है, जो लार है, वो जब सिगरेट पे लगेगी और दूसरा व्यक्ति अगर उसका उपयोग करेगा तो वैसे तो सिगरेट पीनी ही नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात है ना। सिगरेट बीड़ी पीनी ही नहीं चाहिए, सबसे मेन बात तो यही है ना। तो दूषित जल, भोजन आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता है यानी कि इसका जो बलगम है, इसका जो मल है, वो सब क्या है, खड्डा खोद करके और अंदर तक दबा देना चाहिए जिससे कि जीवाणु जो है वो हवा में ना फैलें, क्योंकि यही हमने पढ़ा है इसमें कि हवा और जल के द्वारा फैलते हैं, है ना। तो इसलिए, और साथ में क्या करना चाहिए, BCG का टीका जो है वो लगवाना चाहिए। और अगर एक संयमित लाइफस्टाइल जिएगा ऐसा कोई व्यक्ति और पूरे समय पर अपनी दवाई लेगा तो वो बहुत जल्दी ठीक भी हो सकता है। तो इसलिए डरना नहीं है किसी भी बीमारी से, उसका उपचार जो है
एकदम तरीके से करना है, जैसा डॉक्टर कहे उसी के अनुसार उसका अगर उपचार किया जाएगा तो व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। फिर आती है बात डिप्थेरिया की, रोहिणी जिसको कहते हैं। ये संक्रमण जो है बहुत भयंकर होता है, गले में होता है। ये कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरियाई इसके कारण, इस जीवाणु के कारण होता है, और जो नाक और गला और टॉन्सिल्स हैं उस पर ये अटैक करता है। ये देखिए, ये अटैक किया हुआ है इसने गले में, है ना, और ये देखिए क्या हालत हो गई है इसके अटैक से। नाक, गला तथा टॉन्सिल्स को प्रभावित करता है, और इसके अंदर से एक विषैला पदार्थ निकलता है जो अवशोषित होकर कहाँ चला जाता है, रक्त में, और ज़्यादा मात्रा में अगर वो रक्त में चला जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये बहुत खतरनाक रोग होता है। ये जीवाणु रोगी मनुष्य की उंगलियों से के स्पर्श से फैलते हैं। अब आप देखिए, अगर कोई रोगी मनुष्य है, खांसा, मुंह पे हाथ रखा, तो उसकी उंगलियों में वो आ जाएंगे, और अगर उसने वही कहीं और लगाया वो हाथ, है ना, जैसे किसी बर्तन पे लगाया और वो बर्तन किसी स्वस्थ व्यक्ति ने उठाया और उसने अपना हाथ मुंह पे लगा लिया, तो क्या होगा, वो व्यक्ति भी इस रोग से ग्रसित हो सकता है। ठीक है ना। तो खाने के बर्तन, खिलौने, पेंसिल आदि वस्तुओं पर स्पर्श से जीवाणुओं का प्रसारण होता है। यानी खिलौने जो होते हैं, बच्चे खिलौने से खेलते हैं, अगर उनको डिप्थीरिया है, वही खिलौना अगर कोई और खेलेगा बच्चा, तो उसके अंदर भी ये संक्रमण फैल सकता है। या बच्चे जैसे पेंसिल्स होते हैं ना, आप देखते होंगे, पेंसिल, एक दूसरे की पेंसिल मुंह में डालते रहते हैं, है ना। तो एक बच्चे ने अगर मुंह में डाली और वही पेंसिल उसके साथी ने मांग ली कि जरा देना पेंसिल, आप लोग भी करते हैं ऐसा, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तो पेंसिल को मुंह में डालना नहीं चाहिए, दूसरा आप अगर कोई और लेता है तो वो व्यक्ति भी अपने मुंह में उसको ना डाले, वो बच्चा भी ऐसे ना करे, नहीं तो कोई भी रोग लग सकता है। तो यहाँ पर पेंसिल के द्वारा, बच्चों का बताया है, तो पेंसिल के द्वारा भी ये रोग फैलता है। इसके अलावा रोग ग्रसित व्यक्ति के छींकने, खांसने से जो द्रव की बूंदें बाहर निकलती हैं, जैसे कोई छींकते हैं तो द्रव की बूंदें बाहर निकलती हैं, खांसते हैं तब भी द्रव की बूंदें बाहर निकलती हैं, वो हवा में फैल जाती हैं, या सामने कोई व्यक्ति बैठा है तो उस तक भी जा सकती हैं। और ऐसी कंडीशन अगर होती है तो वो स्वस्थ व्यक्ति भी क्या हो जाता है, रोगी हो जाता है। ठीक है। डिप्थेरिया रोग से बचने के लिए ग्रसित व्यक्ति को पृथक रखा जाना चाहिए। यानी ये जो भी संक्रामक रोग है, इनका पहला मेन उद्देश्य यही है कि इस संक्रमित जो व्यक्ति है उसकी सारी चीज़ें जो हैं, एक तो वो व्यक्ति भी अलग रहना चाहिए, और वो जो चीज़ों का उपयोग कर रहा है, जिन भी चीज़ों का वो उपयोग कर रहा है, खाने के बर्तन का उपयोग कर रहा है, कपड़ों का उपयोग कर रहा है, बिस्तर का उपयोग कर रहा है, या कोई और किताबें कॉपियों का भी उपयोग कर रहा है अगर, तो वो सारी चीज़ें जो हैं अलग रखनी चाहिए, और उन्हें स्टरलाइज करने के बाद ही काम में लेना चाहिए। सभी बच्चों को इस रोग का प्रतिरोधी टीका जो है वो लगाना चाहिए। और पास्चुरीकृत दूध, इसके लिए स्पेशल पास्चराइजेशन वाला जो दूध है वो ही पीना चाहिए। टीका जो है बच्चे को लगवाना चाहिए डिप्थीरिया का, DPT। ध्यान है आपको, हमने कहाँ पढ़ा था ये पीछे। अब हमको जल्दी से क्या करनी है, जी हाँ, प्रश्न लिखने हैं। अंगुलियों में विकृतियाँ किस रोग के कारण होती हैं, और दूसरा है अछुआछूत रोग के कोई 3 उदाहरण बताइए। तो मैं जानती हूँ आप जल्दी से इसका आंसर लिख लेंगे, सरल है आपके लिए, तो जल्दी से अपनी कॉपी पेन में आंसर लिखिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।